दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर 500 ज़बरदस्त साइंस के क्वेश्चंस की एक क्लास चल रही है, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी 200 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 200 क्वेश्चन के आगे वाले क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर ये 500 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो लेना चाहते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि उस पर थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसके बाद में उस पीडीएफ को लॉन्च कर दिया जाएगा। और 500 क्वेश्चन का ये जो पीडीएफ है बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आपको जल्दी ही दिया जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेगी। ये जो 500 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये पिछले 25 सालों में रेलवे में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए जो क्वेश्चन हैं, जो कि आगे भी पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला देखो क्वेश्चन बना है, यानी कि 201वां, क्योंकि 200 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी ही कर चुके हैं। क्वेश्चन बनेगा कि जो दो तरीके की तरंग आपने पढ़ी होगी, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो देखो, हिंदी के साथ साथ आपको जो मेन टर्म्स हैं वो इंग्लिश में भी लिखते हुए चल रहा हूँ, सो दैट सभी को समझ में आता रहे। तो इसमें दोस्तों, ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे जो होती हैं, ये नेचर में अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ध्वनि तरंगे किस टाइप की तरंगे हैं, तो आंसर कर देना ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। कैसे होती हैं ये चीज़ अभी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद में दूसरा है कि जो लाइट वेव्स हैं, प्रकाश तरंगे हैं, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में जब ये चीज़ आएगी तो आई होप अब आप लोग आंसर कर लोगे। अब हम लोग डिफरेंस समझेंगे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको एक इमेज दिख रही होगी, जिसमें आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव दिख रही है और दूसरी आपको ट्रांसवर्स वेव दिख रही है। तो इन दोनों में अंतर अगर आपने समझ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। देखो, किसी भी तरंग को, किसी भी वेव को ट्रेवल करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा मैं माध्यम आपको दिखाता हूँ कि हम क्या करेंगे। एक छोटा सा मैं आपको माध्यम बनाकर दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक ये बॉक्स है और इसमें कोई वेव ट्रेवल करेगी, तो इस वेव को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमारे चारों तरफ माध्यम क्या हो गया, हमारा ये जो चारों ओर की हवा, एयर जो हो गई, ये माध्यम हो गई। तो माध्यम में, एयर में आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एयर में ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, इनका मोशन डिसाइड करता है कि कोई वेव लॉन्गिट्यूडिनल होगी या फिर ट्रांसवर्स होगी। तो मान लीजिए कि कोई वेव या फिर एनर्जी इस तरफ से यहाँ की ओर ट्रेवल कर रही है। कोई वेव जो है, जैसे ध्वनि तरंगे या फिर लाइट वेव, इस तरीके से ट्रेवल कर रही हैं। ये जो आपको एरो मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है, ये आप देख सकते हो। मानो ये ध्वनि तरंगे जा रही हैं। तो ध्वनि तरंगे जब जाएंगी तो माध्यम के जो कण हैं उनमें वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेंगी। तो माध्यम के जो कण हैं, लाल कलर से जो मैंने आपको बताए हैं, इनका मोशन कैसा होता है, ये चीज़ डिसाइड करती है कि वेव लॉन्गिट्यूड होगी या फिर ट्रांसवर्स होगी। अगर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, माध्यम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये उसी तरंग की दिशा में अगर ट्रेवल कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगे, तो उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड वेव, ठीक है। इसको बोला जाएगा लॉन्गिट्यूड वेव। और ये जो माध्यम के कण हैं, अगर ये हमारे तरंग के गति के परपेंडिकुलर, यानी कि इससे 90 डिग्री पर मोशन करते हैं, यानी कि जो लाल वाले कण मैंने बनाए थे, ये जो छोटे छोटे कण हैं, अगर ये ध्वनि की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मोशन करेंगे तो उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप लोग दोनों फिर से देख लीजिएगा। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, और प्रकाश तरंगे जो होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि जो सेकेंडरी लोलक है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। तो इसका आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है। क्वेश्चन बनेगा कि जो लोलक है उसका आवर्तकाल किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता, हमें ये बताना है। तो आप एक सिंपल सा लोलक देखेंगे इस तरीके से, ये
इसका जो आवर्तकाल है वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। और डिपेंड किस चीज़ पर करता है, ये चीज़ डिपेंड करता है टी इज़ प्रपोर्शनल टू अंडर रूट एल, यानी कि लोलक की लंबाई, एंड टी इज़ इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू रूट जी, यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स और लंबाई दोनों पर डिपेंड करता है, बस उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि जो वायुमंडलीय दाब है उसका मापक यंत्र तथा उसका यूनिट मात्रक क्या है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और इसको यूनिट जो इसका होता है बार, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मेज़र करना है तो बैरोमीटर नाम का एक यंत्र आता है, उससे मेज़र करेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी आती है वो उसका यूनिट हो गया बार। मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम डिस्टेंस कितनी होती है, मतलब कोई चीज़ आपकी आंखों से कितना दूर हो कि वो आपको स्पष्ट दिखाई दे, तो वो डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। अगर आप अपने हाथों को बिल्कुल अपनी आंखों के पास में ले आएंगे तो आप अपने हाथ को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, चाहे आप एक्सपेरिमेंट ये कर भी सकते हैं। मिनिमम जो आपकी आंखों और आपके ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, जो हम लोग मेडिसिन के तौर पर कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं, तो कैप्सूल का जो आवरण है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो वो स्टार्च का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, स्टार्च। कैप्सूल का जो आवरण है वो स्टार्च का बना हुआ होता है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि अंडे का आवरण जो है वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये आप देखेंगे अंडे का जो छिलका जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके बाद में क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का जो अध्ययन है किस चीज़ से मतलब इसकी जो शाखा है इसको अध्ययन करने का, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है फ्रेनोलॉजी। इसको फ्रेनोलॉजी बोला जाता है। ह्यूमन मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी बोला जाता है, जिसमें कि मानव मस्तिष्क के हर एक हिस्से का स्टडी किया जाता है। इस पूरे विज्ञान को फ्रेनोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस चीज़ की कमी महसूस होती है, तो सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड, जब भी हमें डिहाइड्रेशन होगा तो हमें सोडियम क्लोराइड की कमी महसूस होने लगेगी। इसके बाद में क्वेश्चन कि किसी भी वस्तु का जो भार है वो अधिकतम किस माध्यम में होता है, तो निर्वात में उसका जो भार है वो सबसे अधिकतम माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा, कृत्रिम सिल्क। ये क्वेश्चन रेलवे में, मतलब ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एसएससी में भी कई बार पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है, तो कृत्रिम रेशा जो है ये रेयॉन को माना जाता है। रेयॉन जो है ये कृत्रिम रेशा है। पौधे में जैव पदार्थों का वहन कैसे होता है, वहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मतलब किसी भी पौधे के अंदर में जो पौष्टिक तत्व बनते हैं उन सब का वहन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो फ्लोएम के माध्यम से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो जब भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो दो शब्द आप पढ़ोगे, एक होता है जाइलम और दूसरा शब्द हम लोग पढ़ते हैं फ्लोएम, और एग्ज़ाम में इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जाइलम और फ्लोएम से। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा साइंस में तो आप एक चैप्टर भी देखते हैं, उसमें जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस बताना होता है। तो क्या होता है कि किसी भी पौधे में जो पोषक तत्व होते हैं, खनिज हो गया, पानी हो गया, इनका संचरण पूरे पौधे के हर एक हिस्से में करना होता है। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। मान लो ये एक पौधा है और उसकी ये टहनियाँ हैं और नीचे उसकी जड़ है, तो किसी भी पौधे में जो पानी है, खनिज पदार्थ हैं, वो पौधे के हर एक हिस्से तक पहुँचाने होते हैं। मान लो इस पौधे की पत्तियाँ यहाँ पर हैं, इस तरीके से यहाँ पर हैं, ठीक है। तो पौधे के अंदर में जो खनिज पदार्थ, पानी और जो भोजन बन रहा है प्रकाश संश्लेषण से, वो पौधे के हर हिस्से में पहुंचाना होता है। इसके लिए दो चीज़ें काम करती हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। इन दोनों का काम संचरण का है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जमीन में उपस्थित पौधे की जड़ में हमने जो पानी दिया उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाएगा जाइलम। जमीन से जितने भी खनिज पदार्थ पौधे को मिले
वो शरीर के हर एक हिस्से तक पहुँचाएगा जाइलम। लेकिन फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम करेगा जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे की पत्तियां भोजन बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस में जब पौधे की पत्तियां भोजन बनाती हैं तो उस बने हुए भोजन को पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है फ्लोएम। तो ये डिफरेंस है, आपको समझना है। बाकी दोनों की संरचना में भी डिफरेंस होता है, मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया। अब इसमें आप देखो, जितनी भी चीज़ मैंने बोली है उसको मैंने यहाँ पर लिखकर भी आपको दिया है, सो दैट जब आप इस नोट्स को परचेज करोगे, 500 क्वेश्चन का ये ज़बरदस्त नोट्स अगर आपने कर लिया तो मानो कि आपने बहुत अच्छे से सब कुछ कर लिया। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको परचेज कर पाएँ। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, अश्रु गैस का फॉर्मूला क्या होता है? आंसू गैस जो होता है, जिसको डालने से लोगों के आंसू नहीं रुकते हैं, उसमें क्लोरो एसीटोफिनोन होता है, क्लोरो एसीटोफिनोन पाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि सुपर कंडक्टर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, मतलब उसका रजिस्टेंस कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 0। रजिस्टेंस आप जानते हैं, रजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R, मतलब किसी भी करंट के फ्लो होने में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को ही प्रतिरोध कहा जाता है। चूँकि बात यहाँ पर सुपर कंडक्टर की हो रही है, यानी कि उसकी कंडक्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर रजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, यानी कि कोई भी अवरोध नहीं होता है, उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 216 है, डीएनए की खोज किसने करी है? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज करी है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी को आता होगा। आम का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका, सभी को पता होगा। तम्बाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? तो इसमें निकोटिन पाया जाता है, सभी लोग जानते होंगे। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन आया कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है, दो समांतर दर्पण के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो एक दर्पण ये हो गया और एक दर्पण ये हो गया, इन दोनों के बीच में अगर हम कोई प्रतिबिंब रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है वो इन्फिनिटी अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि जो पेप्सिन प्रोटीन है वो किस चीज़ में बदल जाता है? ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को किस चीज़ में चेंज कर देता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। इसके बाद में दो बीमारियां हैं जिसमें से एक का नाम है क्वांसर कोष और दूसरा का नाम है मेरिस्मस। ये किसकी वजह से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है। मेरिस्मस और क्वांसर कोष प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। डीएनए की यूनिट क्या कहलाती है? तो इसको न्यूक्लियोइड्स बोला जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन है, किस टेम्परेचर पर, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक बराबर होता है? तो ये टेम्परेचर जो होता है ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो दोनों हैं ये इक्वल हो जाते हैं। घरों में जो ट्यूबलाइट का इस्तेमाल होता है उसमें गैस भरी होती है। जब भी आपने देखा होगा ट्यूबलाइट जब फूटती है तो अचानक से गैस निकलती है, तो उस गैस का नाम क्या है? तो इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन, इन दो गैसों को उसमें फिल किया जाता है। सबसे लाइटेस्ट धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम को सबसे हल्की धातु माना जाता है। दोस्तों, कई बार आपने राइस खाया होगा। राइस की क्वालिटी अगर आप जानते होंगे तो पॉलिश वाला चावल आता है, पॉलिश वाला। एक होता है देसी राइस जिसमें कि आपको पॉलिश वाला राइस नहीं मिलेगा। तो पॉलिश वाला राइस जो है इसमें कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है? तो इसमें थायमिन बी विटामिन जो है ये नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा, प्याज और लहसुन में गंध किसकी वजह से आती है? तो पोटेशियम की वजह से उसमें गंध आती है।
किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड को लगाने से, मतलब अगर आपकी बॉडी में चोट लग जाए और आपकी बॉडी से ब्लड बराबर निकल रहा हो तो फेरिक क्लोराइड लगा लेने से रक्त जो है उसका बहना रुक जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। इसके अलावा सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम को सबसे भारी धातु के रूप में जाना जाता है। D2O का सामान्य नाम क्या है? तो इसका नाम है भारी जल। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा मिलता है? तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन बनेगा प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है इसको डार्विन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन बनेगा फोटोक्रोमिक कांच में क्या वहैत होता है? तो इसमें क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड इसमें पाया जाता है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। क्वेश्चन बनेगा कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी को गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि अगर आपके शर्ट में स्याही के धब्बे लग जाएं तो उसको मिटाने के लिए किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत कम लोग इसको जानते हैं कि अगर आप ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करें तो आपके पैंट में, शर्ट में, कहीं पर भी जो स्याही के निशान हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो फ्यूज का जो मेटल होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सीसा और टिन की मिश्र धातु का बना होता है। क्वेश्चन बनेगा अगला खाने को ज़्यादा पकाने से कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो फॉलिक एसिड जो है समाप्त हो जाता है। अगर हम भोजन को ज़्यादा बॉईल करेंगे तो उससे फॉलिक एसिड समाप्त हो जाता है। इसके बाद में मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? तो शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो शरीर में इसकी कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है। एपीकल्चर जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से होता है। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर का संबंध जो है ये रेशम उत्पादन से होता है। क्वेश्चन बनेगा प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। क्वेश्चन बनेगा दूध का फटना और दूध से दही बनना किस प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है? तो ये किण्वन प्रोसेस जो होता है, किण्वन क्रिया जो होती है, किण्वन, उससे दूध का दही बनना और दूध का फटना दोनों प्रोसेस उसी से रिलेटेड हैं। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? तो बेंटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज करी थी। क्वेश्चन बनेगा पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये खगोलीय दूरी का मात्रक है पारसेक। ये भी एग्जाम में एसएससी वाले भी इसको पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गाय का जो दूध का पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से गाय का जो दूध होता है वो येलोइश कलर का होता है। आपने देखा होगा इसमें कौन सा कैरोटीन पाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि जो एप्पल होता है, सेब होता है, उसमें जो लाल कलर का ललामी होती है, लाल कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? जिसको भी याद है वो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आप इसका पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक चेक करें, हो सकता है मैंने अपडेट कर दिया हो। अदरवाइज़ अब अगले वीडियो के टाइम आपको पीडीएफ लॉन्च कर दिया जाएगा, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पर लॉन्च करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको लेकर इससे रिवीजन करना शुरू कर दें।